तो ये कहानी 1847 की है, जहाँ एक राजा था, उसकी सुंदर पत्नी थी और उसे 2 लड़के थे और उसकी हर आज्ञा का पालन करने वाली प्रजा थी। उसके पास वो सब कुछ था एक सुखी जीवन जीने के लिए, मगर फिर भी राजा के मन को शांति नहीं थी। राजा मंदिरों में, तीर्थों में जाकर दान करता है, मगर फिर भी उसको रातों की नींद और मन को शांति नहीं मिलती। एक दिन राजा तांत्रिक से पूछता है, मेरे मन को शांति कब मिलेगी? तांत्रिक राजा से कहता है, तुम्हें अपने माता पिता से बचपन में प्यार नहीं मिला, इसलिए तुम्हें शांति नहीं मिल रही। आगे तांत्रिक राजा से कहता है, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो ये तुम्हें अकेले बाहर जाकर खोजना पड़ेगा। फिर राजा कई सारे तीर्थ क्षेत्र में जाकर अनेक गुरुदेव से मिलता है, मगर ये सब करने के बाद भी राजा के मन को शांति नहीं मिलती। फिर राजा निराश होकर जंगल में चला जाता है। आगे जाने के बाद राजा को गगरा की आवाज सुनाई देती है, मगर राजा को उस आवाज से डर नहीं लगता, बल्कि उसे ऐसा लगता है उसके माता पिता उसे प्यार से पुकार रहे हैं। फिर राजा उस आवाज की तरफ जाने लगता है। आगे जाने के बाद राजा को एक देवी पत्थर दिखता है। फिर राजा अपनी तलवार उस देवी पत्थर के आगे रख देता है। उस समय राजा के आंखों में आंसू होते हैं और उसके मन में शांति, जिसकी राजा को तलाश थी, वो आखिरकार राजा को मिल जाता है। तभी वहाँ पे उस गांव के लोग आ जाते हैं। राजा उनसे कहता है, मैं इस राज्य का राजा हूँ और आप लोगों से विनती करता हूँ कि ये देवी पत्थर मुझे दे दो, इसके बदले आपको जो चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। मगर गाँव के लोग राजा से कहते हैं, ये हमारे देव पंजुर्ली है, हम इन्हें आपको नहीं दे सकते। तभी एक पुजारी के शरीर के अंदर देव पंजुर्ली आते हैं और राजा से कहते हैं, बोल तुझे क्या चाहिए? राजा उसे कहता है, बस मुझे आप चाहिए पंजुर्ली। फिर वो पुजारी आगे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा और तुम्हें सुख और शांति भी दूंगा, मगर इसके बदले तुम गाँव वालों को क्या दोगे? राजा उनसे कहता है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। फिर वो पुजारी राजा से कहता है, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है वहाँ तक की जमीन तुझे गाँव वालों को देनी होगी। और एक बात याद रखना, अगर तुमने या तुम्हारे आने वाली पीढ़ी ने मेरा वचन तोड़ा तो मैं पंजुर्ली तो तुम्हें माफ कर दूंगा, मगर मेरा उग्र रूप गुलिगा तुम्हें माफ नहीं करेगा। राजा पुजारी से कहता है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा पंजुर्ली। फिर राजा उस देवी पत्थर को अपने साथ राजमहल में ले जाता है। ऐसे राजा के मन को शांति मिलती है और उस गाँव के लोगों को राजा की जमीन। तभी सीन शिफ्ट होकर 1970 में आता है, जहाँ शिवा को ये कहानी उसके पिता सुना रहे होते हैं। फिर शिवा आगे पूछता है, मगर राजा उनकी दी हुई जमीन को वापस क्यों मांग रहा है? शिवा के पिता उसे कहते हैं, इस बात से हमें क्या करना है, हमारा काम तो पंजुर्ली देव की सेवा करना है। आगे सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हर साल की तरह कोला त्योहार की तैयारी चल रही होती है। ये परंपरा राजा के समय से चली आ रही है और इस त्योहार में राजा के वंशज भी शामिल होते हैं। आगे हम देखते हैं उस राजा का वंशज अपने दूसरे रिलेटिव से कहता है उसे गाँव वालों की जमीन वापस चाहिए, मगर दूसरा रिलेटिव उसे कहता है, ये कैसे हो सकता है, हमारे पूर्वजों ने ये जमीन गाँव वालों को दी है। वो जमींदार उसे कहता है, ये मेरी जमीन है और ये मुझे वापस चाहिए, अगर ये जमीन हमें वापस मिल गई तो हम शान से जिएंगे। तभी कोला का नृत्य शुरू हो जाता है, जिसमें एक नर्तक पंजुर्ली जैसा श्रृंगार कर देवी नृत्य करने लगता है। उन गाँव वालों का ऐसा मानना होता है, नृत्य करते समय उस नर्तक के शरीर में स्वयं देव पंजुर्ली आते हैं। खैर आगे वो नर्तक उस जमींदार से कहता है, अगर तुम्हें कुछ मांगना है तो मुझसे मांगो। फिर वो जमींदार नर्तक से कहता है, मुझे मांगना है, ये जमीन, ये धरती, ये सब मेरी है, इन गाँव वालों की नहीं है और ये मुझे सब वापिस चाहिए। आगे नर्तक उसे कहता है, मैं तुम्हें ये जमीन वापस दूंगा, मगर क्या तुम मुझे सुख और शांति लौटा सकते हो जो मैंने तुम्हारे परिवार के ऊपर कई सदियों से बरसाई है? फिर वो जमींदार नर्तक से कहता है, इसका मतलब तुम मुझे ये जमीन वापस नहीं करोगे, तो मैं वहां जाऊंगा जहाँ इस जमीन का फैसला होगा। नर्तक उसे कहता है, तुम कोर्ट जाओगे, मगर तुम्हारा फैसला मैं उस कोर्ट की सीढ़ियों पे ही करूंगा। आगे वो जमींदार कहता है, ये नर्तक बोल रहा है या कोई देव? ये सुनकर वो नर्तक उससे कहता है, अगर मैं नर्तक हूँ तो तुम मुझे ढूंढ लोगे, अगर मैं देव हूँ तो नहीं। ऐसा कहकर वो नर्तक अपने हाथ में एक मशाल लेकर जंगल में भाग जाता है। फिर उसके पीछे शिवा और गाँव के लोग भी जाते हैं। आगे वो नर्तक एक जगह पे जाके गायब हो जाता है। फिर शिवा वहाँ पे आता है, मगर वहाँ पे कोई नहीं होता। जहाँ से वो नर्तक गायब हुआ था वहाँ एक आग का रिंगन बन गया था, मगर वो आग जंगल को रोशन करने की बजाय जंगल में और अंधेरा कर रही थी। खैर जिस दिन कोर्ट में गाँव की जमीन का फैसला था, उसी दिन वो राजा का वंशज खून की उल्टी करके कोर्ट की सीढ़ियों पे ही मर जाता है, जैसे उस नर्तक ने भविष्यवाणी की थी। तभी सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है। हर साल की तरह गाँव में कोला की यात्रा होती है। तभी वहाँ राजा के वंशज देवेंद्र सत्तुरु आते हैं, जिन्हें लोग साहब नाम से बुलाते हैं। उनके साथ उनकी पत्नी और एक अपाहिज बच्चा भी होता है। आगे हमें बफेलो की रेस दिखाई जाती है। उस रेस में शिवा ने भी पार्टिसिपेट किया होता है। शिवा जो कि पिछले 3 सालों से इस रेस को जीतता आ रहा है। उस रेस में साहब के आदमियों ने भी पार्टिसिपेट किया होता है। जब रेस का रिजल्ट अनाउंस किया जाता है तो जानबूझकर सुधाकर शिवा को दूसरा नंबर देता है। इस बात से शिवा भड़क जाता है और साहब के आदमियों से लड़ाई चालू करता है। आगे अकेले ही शिवा साहब के सभी आदमियों की पिटाई करता है। खैर आगे साहब शिवा को रेस जीतने के लिए मेडल और एक बाइक भी देते हैं। फिर शिवा घर जाकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता है और उस तरह शिवा जंगल में सुअर की शिकार करने का भी प्लान बनाता है। आगे सीन चेंज होकर पुलिस स्टेशन में आता है, जहाँ कुछ गाँव के लोग सुअर की शिकार करके सुअर का मांस मुरली को देने आए होते हैं। काटबुट्टू गाँव जंगल में मुरली की हाल ही में ट्रांसफर हुई होती है। उन गाँव वालों को ऐसा लगता है सुअर का मांस देने से मुरली खुश हो जाएगा, मगर मुरली उन सब की जमकर धुलाई करता है। आगे मुरली फॉरेस्ट का सर्वे करने के लिए जाता है। तभी वहाँ गाँव के लोग पेड़ काट कर जा रहे होते हैं। मुरली ये देखकर उनके ऊपर गुस्सा होता है, मगर गाँव के लोग उसे कहते हैं, हमें पेड़ कोला त्योहार के लिए ले जा रहे हैं। तभी वहाँ शिवा आ जाता है और मुरली से
लड़ाई चालू करता है। आगे शिवा अपने दोस्तों के साथ जंगल में सुअर की शिकार करने जाता है। वहाँ शिवा को एक गहने पहने वाला सुअर दिखता है। आगे शिवा उसके ऊपर फायर करता है मगर वो सुअर वहाँ से भाग जाता है। फिर शिवा दूसरे सुअर की शिकार करता है मगर शिवा की गोलियों की आवाज वहाँ पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस सुन लेते हैं। आगे गाँव में आने के बाद शिवा अपने दोस्तों के साथ सुअर का मांस खाता है और रात को शिवा कैलाश पे ही सो जाता है। सपने में शिवा खुद को जंगल के अंदर पाता है। ये वही जगह होती है जहाँ से उसके पिता गायब हुए थे। वहाँ शिवा को गहने पहने वाला सुअर दिखता है जो कि उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे शिवा की नींद टूट जाती है। अगले दिन शिवा सुअर का मांस देने साहब के घर जाता है। साहब शिवा से कहता है गाँव वालों से कहना अपने जमीन के पेपर रेडी रखना क्योंकि गवर्नमेंट फॉरेस्ट का सर्वे करने वाली है। आगे दो पुलिस वाले मुरली से मिलकर उसे एक आभूषण दिखाते हैं जो उन्हें जंगल में कल रात को मिला था और वो पुलिस मुरली से कहती है कल रात जंगल में उन्होंने फायरिंग की आवाज भी सुनी है। आगे मुरली साहब से मिलने उसके घर जाता है। साहब को पता होता है गवर्नमेंट फॉरेस्ट का सर्वे करने वाली है, इसलिए साहब मुरली को अपने घर बुलाकर उसे खुश करने की कोशिश करता है। आगे कोला का त्योहार शुरू हो जाता है। कोला में नर्तक का किरदार गुरवा निभाने वाला होता है। वैसे तो कोला में शिवा को नर्तक बनना चाहिए मगर शिवा एक नंबर का पियक्कड़ और आवारा होता है, इसलिए नर्तक का रोल उसका कजन गुरवा निभाता है। उस दिन शिवा की बचपन की दोस्त लीला भी वहाँ आई होती है जिसने हाल ही में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग खत्म की होती है। शिवा लीला को काफी पसंद करता है। कोला त्योहार के दौरान हर साल की तरह लोग फटाके फोड़ते हैं। पटाखों की आवाज सुनकर मुरली वहाँ पे आ जाता है और फटाके फोड़ने से उनको रोकता है। मुरली उनसे कहता है फटाकों की आवाज से जंगल के जानवर डर जाते हैं मगर शिवा वहाँ आकर मुरली से लड़ने लगता है। खैर साहब उनकी लड़ाई छुड़वा देते हैं। अगले दिन लीला के फादर शिवा से मिलने आते हैं और उससे कहते हैं लीला की ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, तुम साहब से बात करके इसको फॉरेस्ट ऑफिस में नौकरी लगवा दो। आगे शिवा लीला की सिफारिश साहब से करता है। फिर लीला और शिवा एक दूसरे से हर दिन मिलने लगते हैं। फिर दोनों में प्यार हो जाता है। आगे लीला को फॉरेस्ट ऑफिस में नौकरी मिल जाती है। अगले दिन मुरली अपने पुलिस वालों को मीटिंग लेता है और उनसे कहता है आज हमें काठबट्टू गाँव में सर्वे करने के लिए जाना है। आगे मुरली अपनी पुलिस फोर्स को लेकर गाँव में जाता है। मुरली की मदद करने सुधाकर के लोग भी वहाँ आए होते हैं। मुरली लीला से कहता है ये तुम्हारे गाँव के लोग हैं, इनसे कहो मुझे यहाँ का सर्वे करना है और जिस किसी के घर सर्वे बाउंड्री के अंदर है उन्हें यहाँ से जाना होगा। आगे गाँव के लोग पुलिस को सर्वे करने से रोकते हैं मगर मुरली अपनी पुलिस फोर्स की मदद से जबरन सर्वे करवाता है। इसमें सुधाकर के आदमी भी मुरली का साथ दे रहे होते हैं। फिर आगे जब ये बात शिवा को पता चलती है कि पुलिस गाँव में सर्वे कर रही है तो शिवा वहाँ पे आ जाता है। उस वक्त सुधाकर का एक आदमी कमला को जमीन पे धकेल देता है। तभी शिवा आकर उस आदमी को जान से मारने की कोशिश करता है मगर मुरली हवा में फायर करता है जिससे शिवा उसे छोड़कर मुरली को मारने जाता है मगर मुरली शिवा के ऊपर फायर करता है। वो बुलेट शिवा के कान को टच करके निकल जाती है। आगे मुरली शिवा को बंदी बनाकर एक जगह पे बांध देता है। फिर पुलिस की टीम पूरे गाँव का सर्वे करती है और जमीन खोदकर वहाँ पे बाउंड्री बनाती है। फिर आगे रात में लीला गाँव में आती है मगर सब गाँव के लोग उसके ऊपर नाराज होते हैं। आगे शिवा गाँव की सर्वे बाउंड्री बंद करना चालू करता है। शिवा को देख उसके गाँव वाले भी उसका साथ देते हैं। उस वक्त हमें वो देवी पत्थर नजर आता है जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। फिर सीन चेंज होकर साहब के घर आता है जहाँ साहब का लॉयर गाँव वालों से जमीन के पेपर्स में साइन ले रहा होता है। तभी शिवा का दोस्त सुंदरा साहब के घर में जाता है मगर साहब का आदमी मोहन उसे थप्पड़ मारता है। ये देख शिवा मोहन को काफी मारता है। यहाँ मोहन सुधाकर से कहता है शिवा ने मुझे मारा फिर भी साहब ने उसे कुछ नहीं किया। सुधाकर उसे कहता है इस बात का बदला हम शिवा से जरूर लेंगे। फिर उस रात साहब शिवा को दारू पिलाते हैं और उसे अपने साथ जंगल में ले जाते हैं। दरअसल साहब का अपनी नौकरानी के साथ अफेयर होता है और जब भी साहब को उसके घर जाना होता है तो वो शिवा को अपने साथ ले जाते हैं। जाते समय शिवा साहब से कहता है आप मुरली के ट्रांसफर क्यों नहीं करते। साहब उसे कहता है वो गवर्नमेंट का आदमी है, हम सीधे उसे कुछ नहीं कर सकते। अगर उसने काम ठीक से नहीं किया तो मैं उसकी शिकायत उसके बड़े ऑफिसर से कर सकता हूँ। आगे शिवा उस घर के पास साहब के आने का वेट कर रहा होता है। तभी उसे गगरा की आवाज सुनाई देती है। शिवा उस आवाज की दिशा में जाने की कोशिश करता है। तभी शिवा को वहाँ नर्तक दिखाई देता है। शिवा इस बात से डर कर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन शिवा अपने दोस्तों के साथ जंगल के पेड़ काटना चालू करता है और जानबूझकर जंगल में शिकार भी करता है ताकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आगे मुरली की इमेज खराब हो जाए और उसकी यहाँ से ट्रांसफर हो जाए। ऐसे ही एक दिन शिवा और उसके दोस्त जंगल में पेड़ काट रहे होते हैं। तभी उनको सुधाकर वहाँ देख लेता है। फिर सुधाकर ये बात मुरली से कहता है। खैर उसी रात शिवा और उसकी गैंग एक बड़ा पेड़ काट रहे होते हैं। सुधाकर मुरली को लेकर शिवा के लोकेशन पे आता है। तभी वो बड़ा सा पेड़ मुरली की जीप के ऊपर गिर जाता है। शिवा को ऐसा लगता है उन लोगों ने मुरली को जान से मार डाला। इस डर के कारण शिवा और उसकी गैंग साहब से मिलने उसके घर जाते हैं। साहब पहले तो उनको डांटते हैं और अगले कुछ हफ्तों के लिए गाँव से दूर रहने के लिए कहते हैं। दरअसल उस रात मुरली उस पेड़ की वजह से सिर्फ घायल हुआ होता है। आगे पुलिस शिवा और उसके पूरी गैंग को गाँव में ढूंढ रही होती है। एक दिन शिवा लीला से मिलने गाँव में जाता है और लीला के साथ उस रात कैलाश पे ही सो जाता है। अगले दिन मुरली शिवा को अरेस्ट कर लेता है। आगे हम देखते हैं रात को गुरुआ नींद से उठकर साहब को फोन करता है और उनसे कहता है आगे कुछ अनर्थ होने वाला है, आपको ही सब कुछ ठीक करना होगा। अगले दिन गुरुआ कहीं जा रहा होता है। तभी साहब जीप से उसके पास आता है और उसे जीप में अपने साथ चलने के लिए कहता है। खैर आगे साहब गुरुआ से पूछता है ये पूजा पाठ करके तुझे जो पैसे मिलते हैं इसमें तुम्हारा गुजारा हो जाता है। गुरुआ साहब से कहता है जीवन यापन करने के लिए इतना पैसा पर्याप्त है। आगे साहब गुरुआ को अपनी जमीन दिखाता है और उसे कहता है इस जमीन में से 5 एकड़ जमीन मैं तेरे नाम कर दूंगा। आगे हम देखते हैं उस रात
गाँव में एक जीप आती है और गुरुआ की लाश को गाँव के सामने फेंक कर चली जाती है। उसी रात जेल में शिवा को सपना आता है, उसमें गुरुआ खून के आंसू रो रहा होता है। अगले दिन साहब गाँव में गुरुआ को श्रद्धांजलि देने आता है। लाइफ में पहली बार साहब गाँव वालों के घर में जाता है। आगे साहब गुरुआ के पिता से मिलकर उनसे पूछता है, आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? गाँव के लोग कहते हैं गुरुआ के शरीर में देव का वास है, अगर पुलिस कंप्लेंट करते तो पुलिस पोस्टमार्टम के दौरान उसके शरीर की चीट फाड़ कर देती। आगे कमला शिवा से मिलने जेल जाती है और उसे गुरुआ के मर्डर के बारे में बताती है। ये सुनकर शिवा अपने भाई के गम में रोने लगता है। आगे सीन चेंज होकर मुरली के ऑफिस में आता है, जहाँ राजू और मुरली फॉरेस्ट सर्वे के बारे में बात कर रहे होते हैं। राजू भी राजा का वंशज होता है। मुरली राजू को फॉरेस्ट का मैप दिखाता है और उससे कहता है वो गाँव की जमीन को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करने वाला है। तभी उसके ऑफिस का एक कांस्टेबल साहब का नंबर डायल करके फोन साइड में रख देता है, जिससे साहब मुरली और राजू की बातें सुन लेते हैं। आगे साहब अपने लॉयर से कहता है शिवा को जल्दी से जेल से छुड़ाओ। आगे सीन शिफ्ट होता है, साहब अपने अपाहिज बेटे को एक राजा की स्टोरी सुना रहा होता है, जिसमें वो कहता है राजा ने एक पत्थर के बदले अपनी जमीन गाँव वालों को दे दी। जब उस राजा के वंशज ने अपनी जमीन वापस मांगी तो उस नर्तक ने कहा जो भी जमीन को वापस मांगेगा वो खून की उल्टी करके मर जाएगा। फिर सीन चेंज होकर गुरुआ पे आता है, जहाँ साहब उसे कहता है मैं तुम्हें अपनी 5 एकड़ जमीन दे दूंगा, बदले में मुझे अपनी जमीन गाँव वालों से वापस चाहिए। साहब गुरुआ से कहता है कोला के दिन तुझे बस इतना कहना है, आज के बाद ये पूरी जमीन साहब की है, मगर गुरुआ ऐसा करने से मना करता है। आगे साहब गुरुआ को चाकू से मार देता है और सुधाकर की मदद से गुरुआ की लाश को गाँव में फेंक देता है। आगे राजू शिवा की जेल से जमानत करता है। तभी साहब का आदमी मोहन वहाँ आकर शिवा से कहता है साहब ने तुझे घर पे बुलाया है। आगे शिवा साहब से मिलने उसके घर जाता है। शिवा के जेल से वापस आने की खुशी में साहब उसे खूब दारू पिलाता है और आगे कहता है गुरुआ का मर्डर आरएफओ मुरली ने किया है। साहब जानबूझकर शिवा को मुरली के खिलाफ भड़काता है ताकि शिवा मुरली को मार दे और गाँव की जमीन रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर न आए। फिर शिवा मुरली को मारने के लिए जाता है। आगे साहब सुधाकर से कहता है मुरली के मर जाने के बाद शिवा को भी मार देना। फिर शिवा मुरली को मारने से पहले माधव की दुकान में जाता है। माधव उसे कहता है गुरुआ साहब के साथ जाता है, मगर आते वक्त साहब अकेले ही वापस आता है। तब शिवा को समझ में आता है गुरुआ का असली कातिल साहब ही है। तभी शिवा और माधव की बातें सुधाकर और मोहन सुन लेते हैं। मोहन अपने लोगों से कहता है हमें शिवा को मारना होगा, नहीं तो शिवा हम सबको मार देगा। इसलिए वो लोग तलवार लेकर शिवा को मारने के लिए जाते हैं। सुधाकर उनको रोकने की कोशिश करता है, मगर मोहन को इसी दिन का इंतजार होता है कि कब वो शिवा से बदला लेगा। फिर आगे शिवा और मोहन के लोगों में लड़ाई होती है, मगर अकेले ही शिवा सबको मार देता है। फिर शिवा साहब से मिलने उसके घर जाता है, मगर इस बार शिवा सीधे घर के अंदर चला जाता है और साहब को धमकी देकर कहता है मैं आपका गाँव में इंतजार करूंगा। आगे शिवा अपने बाइक से घर लौट रहा होता है। तभी वो रास्ते में पंजुली को हाथ में मशाल लेते हुए देखता है। इससे शिवा बाइक से नीचे गिर जाता है और रोड पे पड़ी मशाल अपने हाथ में लेता है। तभी उसके सामने वो गहने पहने वाला सुअर आता है, मगर इस बार शिवा उससे डरता नहीं बल्कि उसका पीछा करता है और वो सुअर शिवा को लेकर जंगल में चला जाता है। ये वही जगह होती है जिसे शिवा ने हर बार अपने सपने में देखी थी कि उस जगह शिवा को अपना फ्यूचर दिखता है। आगे सीन चेंज होकर गाँव में आता है। गाँव के लोग मुरली से कहते हैं साहब ने धोखे से हमारी जमीन छीन ली। मुरली गाँव के लोगों से कहता है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर ये गाँव रिजर्व फॉरेस्ट के अंडर आ गया तो आप लोग कोर्ट की परमिशन लेकर यहाँ रह सकते हैं। तभी शिवा वहाँ पे आ जाता है, मगर इस शिवा में और पुराने शिवा में काफी अंतर होता है। अभी की शिवा के चेहरे पे एक अलग प्रकार की शांति होती है। शिवा गाँव वालों से कहता है साहब ने ही गुरुआ का मर्डर किया है। फिर शिवा मुरली से जाकर उसके बुरी बर्ताव के लिए सॉरी कहता है और उससे रिक्वेस्ट करता है अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे गाँव वालों का साथ देना। यहाँ साहब 3 ट्रक भरकर अपने आदमी को लेकर गाँव में आता है और उनसे कहता है अगर जिंदा रहना है तो ये जमीन छोड़कर यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। आगे साहब के आदमियों में और गाँव के लोगों में लड़ाई चालू होती है। साहब एक जगह चेयर पर बैठकर इस लड़ाई का मजा ले रहा होता है। बीच में साहब गाँव के लोगों को और कभी तो खुद के आदमियों को बंदूक से मार रहा होता है। ये देखकर सुधाकर शॉक हो जाता है। आगे इस लड़ाई में गाँव के काफी सारे लोग मारे जाते हैं। आगे साहब बुल्ला को मार देता है जो कि शिवा का बेस्ट फ्रेंड होता है। आगे शिवा को साहब के आदमी पकड़ लेते हैं और मोहन शिवा को मारने वाला होता है। तभी सुधाकर मोहन को गोली मारता है। ये देख साहब भी सुधाकर को मार देता है। ये देखकर हमें पता चलता है एक्चुअल में सुधाकर एक अच्छा इंसान था। फिर आगे शिवा साहब के ऊपर हमला करता है, मगर साहब का एक आदमी शिवा को हाथ से ही उठाकर उसका गला दबाता है और शिवा को एक दीवार के ऊपर फेंक देता है। शिवा जिस पत्थर से टकराता है ये वही देवी पत्थर होता है जिसे मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखा था। आगे साहब सब गाँव वालों से कहता है शिवा मर चुका है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इस गाँव को छोड़कर चले जाओ। तभी हम देखते हैं शिवा के पास पंजोर ले आते हैं और उसे एक देवी आवाज से उठाते हैं। आगे शिवा के शरीर के अंदर देव गुली गाते हैं और शिवा जोर जोर से दहाड़ने लगता है। शिवा का ऐसा रूप देखकर गाँव वाले और खास करके साहब डर जाते हैं। साहब ये सोचते हैं शिवा तो मर गया था, फिर जिंदा कैसे हो गया। आगे शिवा के ऊपर साहब के आदमी हमला करते हैं, मगर शिवा सबको मार देता है। आगे शिवा उस देवी पत्थर के पास जाता है और जमीन में से वही राजा की तलवार निकालता है और साहब के पास आकर उसे पंजुली देव की चेतावनी सुनाता है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में हमने सुनी थी। अगर राजा ने अपना वचन तोड़ा तो पंजुली उसे माफ कर देंगे, मगर देव गुलिगा उसे माफ नहीं करेंगे। फिर शिवा साहब का सर धड़ से अलग कर देता है। आगे हमें कोला का नृत्य दिखाया जाता है जिसे शिवा परफॉर्म कर रहा होता है। आगे शिवा अपने देवी लीला में सभी गाँव वालों का शुक्रिया करता है। तभी शिवा को जंगल में से दूसरी पंजुली की आवाज सुनाई देती है और शिवा हाथ में मशाल लेके जंगल में भाग
भाग जाता है। तभी हम देखते हैं लीला भी पेट से होती है। आगे जंगल में शिवा को अपने पिता नजर आते हैं, फिर दोनों एक दूसरे के साथ नृत्य करते हैं और उसी जगह से गायब हो जाते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। और जाते समय इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।